नमस्कार बच्चों, कैसे हो सब। आशा करता हूँ सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं पंकज देवड़ा समर्पण एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूँ। बच्चों, आप पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हो। कोई एक साल से तैयारी कर रहा है, कोई पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है, कोई काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहा है। लेकिन बच्चों, जो ये एग्ज़ाम है अपना, जो अपनी मंजिल है, जो अपना टारगेट है, वो अपने से 2 कदम, 2 या 3 कदम दूर है। बस 2 या 3 कदम की दूरी है। फिर अपना जो फाइनल डेस्टिनेशन है, जो अपना फाइनल, जिसके लिए अपन अपन सब काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं। आप भी लगे हुए हैं, हम हमारी तैयारी कर रहे हैं, हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, आप अपनी मेहनत कर रहे हो। तो बच्चों, जो जिस चीज़ के लिए अपन लगे हुए हैं वो चीज़ बिल्कुल अपने सामने है, सिर्फ 2 कदम दूर है अपन से। तो अब जी जान जो भी तैयारी की है, बच्चों एक चीज़ का ध्यान रखो, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो अब बिल्कुल कोई भी नई चीज़ मत उठाइए, ठीक है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हो, जो आपके शॉर्ट नोट है, उनको बार बार रिवाइज कीजिए, क्योंकि बिल्कुल कोई नया टॉपिक लोगे, नया चीज लोगे, नया मैटर लोगे तो उल्टा कंफ्यूज होंगे, ठीक है। तो अपन को सिर्फ जो टारगेट है 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज, कौन कौन से टॉपिक्स में से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, उस चीज का ध्यान रखना है। बस वो, मतलब जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, अपन को भी सिर्फ उस जो अपने टॉपिक है उनमें से कैसे क्वेश्चन आएंगे, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज ही नहीं पता कौन से टॉपिक में से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनेशन बार बार किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप उस सब्जेक्ट को अटेंड ही नहीं कर पाओगे। बच्चों, कुछ भी चीज, बार बार मैं एक ही चीज बोलता हूं, कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आपने सुना होगा, नथिंग इज इम्पॉसिबल। द वर्ड इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल वर्ड है वो खुद क्या बोलता है, आई एम पॉसिबल। इफ यू वांट, आई एम पॉसिबल। तो दोस्तों, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। मैं बार बार बच्चों के कमेंट देखता हूं तो बोलते हैं सर मेरी मैथ्स और मेरी इंग्लिश वीक है। कोई बोलता है सर मैं इंग्लिश को बिल्कुल छोड़ दूंगा। कोई बोलता है मैं इंग्लिश और मैथ्स को मैंने बिल्कुल टच नहीं किया। कोई बोलता है कंप्यूटर और साइंस नहीं आती है। बच्चों, ये चीज नहीं चलेगी। अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो 120 में से अगर ये 15 क्वेश्चन है इंग्लिश के, तो एक बहुत अच्छा वेटेज रखते हैं। ये 12%, 12-13% के आसपास क्राइटेरिया होता है। तो इस सब्जेक्ट को, इसके अलावा जो मैथ्स है उसमें से 15 क्वेश्चन आएंगे उसको, हिंदी है, हिंदी में से 20 क्वेश्चन आएंगे उसको। तो बच्चों, अगर कंप्यूटर का जो पांच क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उसको भी छोड़ते हो तो आप लाखों की भीड़ से पीछे चले जाओगे। आज फिर एक मैंने प्रयास किया है कि जो आपके 15 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे वो आप उनको अच्छे से अटेंड कर सको, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक्स है, ठीक है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, इसमें लिखा है 25 नंबर का जुगाड़। जो आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और नंबर कितने होंगे, 25 नंबर होंगे, तो उनका बिल्कुल जुगाड़, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक के साथ कैसे उनको अटेंड करना है और 25 नंबर कैसे लेके आना है, वो चीज आज अपन देखेंगे। मैंने जो मेरी पिछली एमसीक्यू सीरीज थी पिछली, उसको बच्चों ने बहुत प्यार दिया, उसके लिए सबका बहुत बहुत आभार है। ऐसा प्यार इस सीरीज को भी दीजिए। पिछली क्लास को भी आराम से देखिए, बार बार देखिए, इसको भी एक बार समझिए, ताकि आपके जो 15 क्वेश्चन है उसमें से अधिकतर आप सही कर सको। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास इस मोटिवेशन लाइन के साथ। किसी ने कहा है दोस्तों, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, इफ यू डोंट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, मतलब अगर जिस चीज को आप चाहते हो, दोस्तों बहुत अच्छी बात कही है, जिस चीज को आप चाहते हो, जिस चीज को आप चाहते हो उसके लिए अगर आप कुछ सेक्रीफाइस नहीं करोगे, उसके लिए अगर आप कोई सेक्रीफाइस नहीं करोगे, अगर आप उसको टाइम नहीं दोगे, बलिदान नहीं करोगे उस चीज के लिए, तो दोस्तों वो जो आपका जो वांट्स है, आगे क्या बोला है, व्हाट यू वांट बिकम द सेक्रीफाइस। क्या बोला है दोस्तों, इफ यू डोंट वांट सेक्रीफाइस फॉर व्हाट यू वांट, अगर आप अपनी जो इच्छा है
जो अपना सपना है उसके लिए अगर सेक्रीफाइस नहीं करोगे तो दोस्तों जो आपकी इच्छा है वो एक सेक्रीफाइस बन के रह जाएगा, उसको आप कभी प्राप्त नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसी के साथ आज का पहला प्रश्न लेते हैं। बच्चों आज का पहला प्रश्न है, द टीचर एक्सप्लेन व्हाट दैट वाटर खाली जगह एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? एक चीज का ध्यान रखो, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहना। मेरा एक ही हर क्लास में एक मंत्र रहता है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल रिलैक्स रहने एग्जाम देना। देखो दोस्तों, मिलेगा तो भी अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो अपना प्लान बी, हमेशा प्लान बी रखना है अगले एग्जाम की। बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल चिल रहना है। ठीक है, चलो देखा पहला प्रश्न देखा, द टीचर एक्सप्लेन व्हाट दैट वाटर खाली जगह बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों देखो इसमें क्या चीज पूछी है, चार ऑप्शन को देखो, इसमें कौन सी चीज पूछी अपन से, ये इंग्लिश के किस टॉपिक में से क्वेश्चन लिया है, आराम से देखो दोस्तों। द टीचर एक्सप्लेन्ड दैट वाटर खाली जगह बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस। पहला ऑप्शन है बॉइल्स, दूसरा ऑप्शन है बॉइल्ड, तीसरा ऑप्शन है विल बॉयल, फोर्थ ऑप्शन है वुड बॉयल, और पांचवा ऑप्शन आप सभी को पता है क्या होता है, अनअटेम्प्टेड। इसका मतलब क्या होता है, आपको अगर इन चारों प्रश्न में से कोई भी नहीं आता है, इन चारों प्रश्नों में से अगर कोई भी नहीं आता है तो आपको कंपलसरी है पांचवा ई ऑप्शन टिक करना पड़ेगा। अगर आप दोस्तों ये चीज ध्यान रखना, अगर आप 10 से ज्यादा गोलों को ब्लैंक, अगर 10 से ज्यादा क्वेश्चन को अनअटेम्प्ट रखते हैं और अगर गोला नहीं भरते हो तो आपकी कॉपी भी नहीं चेक होगी। इस चीज का बार बार ध्यान रखना है। ठीक है, तो बच्चों देखो ये प्रश्न है जो अपन ने टॉपिक है, पहला टॉपिक है टेंस। पहला टॉपिक कौन सा है, टेंस का। तो ये प्रश्न टेंस वाले टॉपिक में से है। ठीक है, तो अब बताइए, द टीचर एक्सप्लेन व्हाट दैट वाटर खाली जगह बॉयल एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये चीज क्या है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा सही, बॉयल्स, बॉइल्ड, विल बॉयल, वुड बॉयल। ठीक है, तो चार ऑप्शन कहीं रहेगा अपना, पहला रहेगा बॉयल्स, दूसरा रहेगा बॉइल्ड, तीसरा रहेगा विल बॉयल, चौथा रहेगा वुड बॉयल। तो बताओ बच्चों कई ऑप्शन रही, कई आंसर रही अपनो। ठीक है, तो वो प्रश्न है टेंस वाला टॉपिक में, वो प्रश्न कटो आयो टेंस वाला टॉपिक में आयो। जब भी टेंस वाला टॉपिक पूछे तो हमेशा जो हमारी पहली क्लास में, पिछली क्लास में जो को मैं टेबल बताई वह चीज याद रहनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने टेंस वाली टेबल याद है तो वो प्रश्न बिल्कुल आपने आसान लागेला, बिल्कुल चुटकियों में इन आंसर दे सको। ठीक है, ओके, तो इन कई आंसर रही, बताओ जल्दी बच्चों। देखो टाबरा ध्यान रखना, एडो स्टेटमेंट साइंस रो कोई भी स्टेटमेंट आवे कि वाटर है जो पानी है वो 100 डिग्री सेल्सियस माते बॉइल रहे, तो आ बात हमेशा सत्य है। आ बात अगर भारत में देखो तो भी वटे 100 डिग्री माते बोल रेवेला, अमेरिका जाओला वटे भी 100 डिग्री सेल्सियस माते बॉइल रेवेला। तो एक साइंस रो एक तथ्य है, फैक्ट है। ठीक है, तो यदि भी साइंस रो कोई फैक्ट आवे, कोई भी स्टेटमेंट आवे, कोई भी सार्वभौमिक सत्य आवे तो अपने कौन सा टेंस यूज करना, बार बार मैं आ चीज बताई हूं। तो ये क्या है दोस्तों, ये है साइंस का फैक्ट है। ये क्या है, साइंस का फैक्ट है। और जब भी साइंस का फैक्ट आता है, जब भी साइंस का फैक्ट आता है तो हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा। देखो किसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस, बॉइल्ड नहीं होगा, विल बॉइल नहीं होगा, वुड बॉइल नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है, बॉइल्स। करेक्ट आंसर क्या है, बॉइल्स। दूसरा प्रश्न देखें, चलो दूसरा प्रश्न देखते हैं। सी सेड दैट, सी खाली जगह बी, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है,
सी सेड दैट सी खाली जगह टायर्ड बिकॉज सी हैड वर्कड ऑल डे। प्रश्न क्या है अपना? सी सेड दैट सी खाली जगह बी। मैंने पिछली क्लास में बताया था बी क्या होती है? ये एक मेन वर्ब होती है। बी क्या होती है? ये एक मेन वर्ब होती है। तो जब भी बी को ऐसे ब्रैकेट में पूछे तो उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? ये मैंने बताया था लास्ट क्लास में। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो जब भी बी ऑप्शन में या ब्रैकेट में पूछे तो वहां पे हमेशा ध्यान रखना है कि बी मेन वर्ब है और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म होगा इज, आर एंड एम। ये हो गया फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होगा? वॉज, वर एंड थर्ड फॉर्म क्या होता है? बीन होता है। तो सी सेड दैट सी खाली जगह टायर्ड बिकॉज सी हैड आगे वाले में क्या आया है? सी हैड वर्कड ऑल डे। इसका मतलब आगे वाले सेंटेंस है, बिकॉज के साथ आगे वाला जो सेंटेंस है उसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ है, उसमें पास्ट टेंस का यूज हुआ है। तो इसमें भी क्या होगा? पास्ट टेंस का यूज होगा। और इज क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये नहीं आएगा। ठीक है, हैड बीन नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी सेड दैट सी वॉज टायर्ड बिकॉज सी हैड वर्कड ऑल डे। क्या होगा अपना आंसर? वाज। क्या होगा दोस्तों? वाज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, ये है इंग्लिश ट्रांसलेशन का। ये किसका प्रश्न है? अंग्रेजी में रूपांतरण करना इस सेंटेंस को। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। आज इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। इसको अंग्रेजी में रूपांतरण करना है। तो बच्चों जब भी रूपांतरण वाले, ट्रांसलेशन वाले जब भी सेंटेंस आते हैं तो क्या चीज ध्यान रखनी है? इनको सबको इंग्लिश में जमाओ। फिर जो स्ट्रक्चर होता है, जो इंग्लिश का जो स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग वर्ड्स को सेट करो, टेंस का पता करो और अपना काम हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होगा। आज सबको पता है आज क्या होता है? आज का मतलब टुडे। मौसम का मतलब सीजन या वेदर। सबसे गर्म दिन मतलब हॉट डे। ठीक है, यहां तक आगे क्लियर? फिर है मतलब प्रेजेंट टेंस। है मतलब क्या होता है? प्रेजेंट टेंस होता है। तो चारों ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार। टुडे, फर्स्ट ऑप्शन इज टुडे हॉटर देन ने अदर मंथ ऑफ द सीजन। ये बिल्कुल उटपटांग सेंटेंस है। अगला देखते हैं। टुडे इज द, नेक्स्ट ऑप्शन इज टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। सी ऑप्शन इज टुडे द हॉटेस्ट डे द सीजन। आधा अधूरा लग रहा है? नेक्स्ट, नो अदर डे हैज बीन सो हॉट एज नाउ। ठीक है, तो हिंदी में क्या करना है? अपना जो भाव है, प्रश्न का जो भाव है उसको बिल्कुल नहीं भूलना है। ठीक है, अगर वो अफर्मेटिव है तो उसको अफर्मेटिव में चेंज करेंगे, अगर वो नेगेटिव में है तो नेगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, और इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे। यहाँ पे ये क्या है? असर्टिव या अफर्मेटिव सेंटेंस है। आगे देखो, सबसे गर्म दिन, इस चीज को ध्यान रखना है। ये क्या है? ये है एक कंपैरेटिव मतलब सुपरलेटिव डिग्री का प्रश्न है। और किस टाइप की है? सबसे गर्म दिन है। इसका मतलब जो साल का सबसे गर्म दिन। ठीक है, इससे गर्म दिन कोई नहीं था। तो जब भी ऐसा प्रश्न होता है तो वहां पे कौन सी डिग्री आती है? दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। ये क्या होता है दोस्तों? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री आता है तो उसमें क्या होगा? जो वर्ड है गर्म दिन, किसके साथ आया है? गर्म दिन। तो हॉट, जो हॉट मीनिंग जहां पे आ रहा है उसका सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा। मतलब हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। क्या हो जाएगा? हॉट, जो वर्ड है हॉट वर्ड है उसका हॉटर एंड हॉटेस्ट। ठीक है, ये हो गया कंपैरेटिव एंड दिस इज द सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, तो ये देखते किसमें, इसमें ये तो गलत हो गया, हॉटेस्ट। अब इसमें और इसमें क्या फर्क है? टुडे इज द,
ये स्ट्रक्चर फॉलो नहीं कर रहा है, ये गलत हो गया, नो अदर गलत हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? टुडे इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द सीजन। ये जो आज वाला दिन है इस मौसम का सबसे गर्म दिन है। समझ में आया बच्चों? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? इसको क्या करना है? हिंदी। पहले क्या था? हिंदी से अंग्रेजी में चेंज करना था, अब वापस अंग्रेजी से हिंदी में चेंज करना। इस टाइप के दो प्रश्न पक्के आएंगे, एक हिंदी वाले में आएगा एक अंग्रेजी वाले में आएगा। ठीक है, तो दो प्रश्न ये पक्के आएंगे। क्या है प्रश्न? आर यू नॉट गोइंग, आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी। इसका मतलब क्या है? ये इन्वर्टेड कोमा और उसके बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह। क्यों आया? क्यों? ये सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है? आर से शुरू हो रहा है। आर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। और ऐसे सेंटेंस जो सहायक क्रिया या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ठीक है, तो अपन को भी क्या बनाना है? प्रश्नवाचक। तुम पार्टी में क्यों नहीं जा रही हो? ये गलत हो गया। फिर क्या तुम पार्टी में जा रही हो? ठीक है, क्या तुम भी नहीं आएगा, ओनली तुम। तो ए और सी बचा। तो देखो ए में क्या है? क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? सी है क्या तुम पार्टी में जा रही हो? तो मतलब दोनों लगभग सेम है। तो क्या होगा अपने हिसाब से? क्या तुम पार्टी में, यहां पे क्या आएगा दोस्तों? नहीं। क्या आएगा? क्यों? नॉट का प्रयोग हुआ है, तो अपन को भी वापस नॉट का नहीं का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? क्या तुम पार्टी में नहीं जा रही हो? आर यू नॉट गोइंग टू द पार्टी? नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है आपके सामने। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। मतलब करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है इस ब्लैंक जगह पे। ठीक है, तो अपना प्रश्न क्या है? डिड द पोस्टमैन, प्रश्न क्या है? डिड द पोस्टमैन खाली जगह दिस मॉर्निंग। प्रश्न क्या है दोस्तों? डिड द पोस्टमैन खाली जगह दिस मॉर्निंग। आराम से प्रश्न को देखो। सबसे पहले आराम से पहले प्रश्न देखना है, फिर सोचना है कि ये कौन से टॉपिक में से प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको समझ में आ जाए ये टेंस का है, ये वॉइस का है, या नरेशन का है, या प्रीपोजिशन का है, डिटर्मिनेंट्स का है। ठीक है, तो जैसे ही आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा तो आप लगभग अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहां पे क्या है? वापस टेंस का टॉपिक है, ये टेंस का क्वेश्चन है। डिड द पोस्टमैन, आराम से देखिए प्रश्न को। ठीक है, डिड सबसे पहले क्या आया? डिड। ठीक है, तो कौन सा टेंस है? समझ में आ गया होगा। फिर द पोस्टमैन खाली जगह दिस मॉर्निंग। तो अपना ए ऑप्शन क्या है? कम। ए ऑप्शन क्या है? कम। ए ऑप्शन क्या है? कम। दूसरा है कैम, कम, हैड बीन कमिंग। तो बच्चों जो ये हैड बीन कमिंग है गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? हैड बीन कमिंग आता है तब डिड नहीं आता है, डिड नहीं आता है। ये क्या है? पूरी हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकती, गलत हो गया। ठीक है, हैड कैम, हेड के साथ कैम नहीं आएगा। क्यों? ये भी एक हेल्पिंग वर्ब है, यहां पे भी एक हेल्पिंग वर्ब है, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, अब अपना जो दो ऑप्शन बचे ए एंड बी, उसमें से अपन को सही की खोज करनी है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन क्या हो गया? कम। पहला ऑप्शन क्या हो गया? कम। दूसरा ऑप्शन है कैम। तो बताइए जल्दी कौन सा सही होगा? डिड। मेरा जो स्ट्रक्चर था, जिस टाइप से मैंने प्रेजेंट सिंपल, मैंने दो टेंस को बिल्कुल डिटेल में आपको बताया था पिछली क्लास में। पहला प्रेजेंट सिंपल एंड पास्ट सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल को और पास्ट सिंपल को, इनको बिल्कुल डिटेल में विद ग्राफ आपको समझाया था। अगर वो चीज आपको समझ में आ गई, ठीक है, तो ये प्रश्न बिल्कुल इजी है। ये प्रश्न क्या है? बिल्कुल इजी है। क्यों है? आओ देखते हैं। कम। कम क्यों? अगर यहां पे डू या डज होता, अगर यहां पे डू या डज होता तो अपना आंसर होता कम, लेकिन यहां पे डिड आया। ठीक है, नहीं,
अगर ये अफर्मेटिव सेंटेंस होता, अगर ये क्या होता, अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता, तो अपना ऑप्शन क्या होता दोस्तों, केम होता, अपना आंसर क्या होता, केम होता। लेकिन एक चीज को ध्यान रखनी है, जब भी डिड आ जाता है पास्ट सिंपल टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में डिड आ जाता है, ठीक है, तो डिड के साथ में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, डिड के साथ में हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, V1 का प्रयोग होता है। तो द करेक्ट आंसर इज कम, ठीक है, करेक्ट आंसर क्या होगा, कम होगा। केम क्यों नहीं होगा, अगर ये पास्ट सिंपल का अफर्मेटिव या असर्टिव सेंटेंस होता, अगर यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, तो अपना आंसर क्या होता, केम होता, ठीक है। चले अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है द ट्रेन। अगला प्रश्न क्या है, द ट्रेन। द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स। द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स। अगला प्रश्न क्या है, द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स, सो हरी, सो हरी, ठीक है। यहां पे क्या है, ऑप्शन ए है हैज बीन लिविंग, ऑप्शन ए क्या है, हैज बीन लिविंग, ऑप्शन बी है लेफ्ट, ऑप्शन सी वॉज लिविंग, लीव्स, ठीक है। तो इन चारों में से क्या अपना आंसर होगा, जल्दी बताइए। द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स, द ट्रेन खाली जगह इन 10 मिनट्स, सो हरी। ट्रेन क्या करने वाली है, स्टेशन को छोड़ने वाली है, तो जल्दी कीजिए। सो हरी का मतलब तो जल्दी कीजिए। तो द करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। देखो दोस्तों, हैज बीन लिविंग नहीं आएगा। अगर यहाँ पे सिंस फॉर का यूज होगा, अगर सिंस फॉर का यूज होता तो क्या आता, हैज बीन लिविंग, तो ये इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। फिर लेफ्ट, लेफ्ट क्यों नहीं सही है, मतलब 10 मिनट में 10 मिनट पहले अगर ट्रेन चली जाती तो यहाँ पे क्या करेक्ट होता, लेफ्ट। अगर क्या होता, अगर ट्रेन निकल चुकी होती तो वहां पे क्या यूज करते हैं, लेफ्ट, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। वॉज लिविंग, लीव्स, तो यहाँ पे क्या करेक्ट आंसर होगा, लीव्स, ठीक है। द ट्रेन लीव्स इन 10 मिनट्स, सो हरी। ट्रेन रवाना होने वाली है, ठीक है, और इसलिए जल्दी कीजिए। अगला प्रश्न है बच्चों, द करेक्ट पैसिव वॉइस क्या है। प्रश्न को देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए कौन सा टॉपिक है ना। जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कौन सा टॉपिक है, तो आप आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या है, सी, सेंटेंस क्या है, सी विल बुक अ सीट, सी विल बुक अ सीट फॉर हर मदर इन द फर्स्ट रो। अपना प्रश्न क्या है, सी विल बुक अ सीट, सी विल बुक अ सीट फॉर हर मदर इन द फर्स्ट रो। वो क्या करेगी, एक सीट बुक कराएगी, किसके लिए, अपनी मदर के लिए। किसके लिए कराएगी, अपनी मदर के लिए। इन द फर्स्ट रो, जो पहली रो होती है ट्रेन या बस में, जो पहली रो होती है उसमें वो अपनी मदर के लिए सीट बुक कराएगी, ठीक है। तो इसका क्या करना है, वॉइस चेंज करना है। क्या करना है दोस्तों, वॉइस चेंज करना है, ठीक है। तो जब भी वॉइस का प्रश्न आता है तो अपन को पहले देखना है ये एक्टिव का है, एक्टिव का है या पैसिव का है। सबसे पहले क्या देखना है, ये एक्टिव से पैसिव है या पैसिव से एक्टिव है। तो इसने साफ बताया है कि पैसिव वॉइस में चेंज करना, तो इसका मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो जब भी एक्टिव से पैसिव में चेंज करना है तो कौन कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये है एक्टिव वॉइस का, ये स्ट्रक्चर किसका है, ये है एक्टिव वॉइस का, ठीक है। और इसको जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, बार बार एक ही चीज बता रहा हूं मैं, है ना। तो जब भी पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट आगे आ गया, फिर टेंस को चेंज करेंगे, टेंस को चेंज कर दिया, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब की जगह हमेशा क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की जगह क्या रखेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म रखेंगे। उसके बाद में सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। तो जब भी सब्जेक्ट को पीछे ले जाएंगे तो क्या यूज करेंगे, उससे पहले बाई को यूज करेंगे और फिर आ जाएगा सब्जेक्ट। ये क्या हो गया, ये हो गया पैसिव ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हो गया, एक्टिव से पैसिव में बदलना, ठीक है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हो तो आराम से आपका प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। तो
अब अपना काम क्या है अगला, सब्जेक्ट कौन सा है, हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, मेन वर्ब कौन सा है, इसकी पहचान करनी। तो सी क्या है, सी है एक सब्जेक्ट, ठीक है। विल क्या है, ये है हेल्पिंग वर्ब, विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। बुक क्या है, ये है मेन वर्ब, ठीक है। और अ सीट फॉर हर मदर, अ सीट फॉर हर मदर, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। तो पूरे इसको लेके आना है, अ सीट फॉर हर मदर, एक सीट। अगर सिर्फ अ सीट होता तो अ सीट को लेके आते हैं, लेकिन एक सीट किसके लिए, उसकी माँ के लिए, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। मैंने बताया था आपको, ऑब्जेक्ट है एक फ्रेज, एक वर्ड भी हो सकता है और अ ग्रुप ऑफ वर्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट है जो एक वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, नाउन एक वर्ड भी हो सकता है, या फिर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, या उसको क्या बोलते हैं, अ फ्रेज, क्या बोलते हैं, फ्रेज, फ्रेज में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक फ्रेज में ऑब्जेक्ट है, यहां तक, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से क्या करना, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे लेके जाना है। तो अ सीट फॉर हर मदर, ये किस में है, सबसे पहले ये देखो, अ सीट है, अ सीट फॉर हर मदर, अ सीट फॉर हर मदर, अ सीट फॉर द मदर। तो ये गलत हो गया और ये गलत हो गया, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को पूरा आगे लेके चले गए तो ये दोनों में है। अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये क्या है आगे, वर बुक्ड, क्या है, वर बुक्ड, तो ये गलत हो गया। विल का वर नहीं होता है, ठीक है, विल का क्या नहीं होता है, वर नहीं होता है। तो द करेक्ट आंसर क्या है, सी। अब देखते क्यों है। अब अ सीट फॉर हर मदर, ये आ गया यहां तक, अ सीट फॉर हर मदर, ये आ गया ऑब्जेक्ट आगे। फिर विल, विल कौन सा टेंस है, फ्यूचर सिंपल टेंस है, ठीक है। तो फ्यूचर सिंपल का क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल का क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो विल का क्या हो जाएगा, विल के साथ में लग जाएगा बी, विल का क्या हो जाएगा, विल बी। फिर मेन वर्ब क्या होगा, मेन वर्ब क्या होगा, नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, वापस देखो इस प्रश्न को, ठीक है। इन दोनों ऑप्शन को वापस देखिए आप। अ सीट फॉर हर मदर विल बी, अगर ये बुक्ड होता, ठीक है, तो ये भी सही हो सकता था, लेकिन यहां पे क्या होगा, ये गलती है, फॉर हर मदर, ठीक है। अब वापस देखते हैं, तो पूरा आगे आ गया, अ सीट फॉर हर मदर, अ सीट फॉर हर मदर, ठीक है। विल बी दोनों में है, तो दोनों को देखते, ठीक है। ये क्या है, बुक, लेकिन अपन को क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब के साथ में क्या चाहिए दोस्तों, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पे है बुक्ड, आगे इन द फर्स्ट रो, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। अ सीट फॉर हर मदर विल बी बुक्ड इन द फर्स्ट रो बाई, ये क्या था, सी, है ना। तो सी को पीछे लेके जाएंगे तो बाई लग जाएगा, और सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या है, ये है डी, अ सीट फॉर हर मदर विल बी बुक्ड इन द फर्स्ट रो बाई हर, ठीक है। ये है अपना करेक्ट आंसर। बच्चों इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, जब भी पैसिव वॉइस आए इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है, आपका 99% पैसिव वॉइस का प्रश्न सही हो जाएगा, ठीक है। क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्ट को आगे लेके गए, हेल्पिंग वर्ब का टेंस चेंज किया नियम के अकॉर्डिंग, ठीक है। मेन वर्ब हमेशा क्या रहेगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट को पीछे लेके जाएंगे तो उससे पहले क्या यूज करेंगे, बाई। अगर आपको ये और जो स्ट्रक्चर है इसकी पहचान आ गई तो अपना आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, सी हैजंट खाली जगह गोल्ड, सी हैजंट, या इसको और क्या बोलते हैं, हैज नॉट, इसको क्या बोलते हैं, हैज नॉट, ठीक है। सी हैजंट खाली जगह गोल्ड, तो यहां पे क्या होगा, ऑप्शन ए है एनी, ऑप्शन ए क्या है, एनी, ऑप्शन बी सम, नो, मैनी, ठीक है। तो देखो, देखते हैं क्या होगा, एक एक हमेशा जो प्रश्न होता है अपने सामने पेपर में, जो प्रश्न होता है उसमें अगर आपको आंसर आता है तो उसको डायरेक्ट टिक कीजिए। अगर आपको प्रश्न में कुछ डाउट है तो जो एलिमिनेशन जो मेथड होता है, इसका मतलब गलत की पहचान करनी है। अगर आपको सही प्रश्न सही आंसर नहीं आता है तो आपको गलत की अगर पहचान है तो 2 या 3 ऑप्शन है वो आराम से बिल्कुल एक एक करके हटते जाएंगे और आप अपने प्रश्न के जो उत्तर है, करेक्ट उत्तर है,
वहां तक पहुंच जाओगे, ठीक है। तो एलिमिनेशन मेथड भी यूज ले सकते हैं, ठीक है। आई हैजंट मैनी गोल्ड, मैनी गोल्ड नहीं आएगा, ठीक है। फिर नो, यहां पे ऑलरेडी नो का यूज हो गया तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव केस में होता, अगर पॉजिटिव सेंस निकलता तो क्या आता, सम। अगर पॉजिटिव सेंस निकलता इसमें से, ठीक है, तो क्या होता, सम होता। लेकिन यहाँ पे क्या सेंस निकल रहा है, नेगेटिव सेंस निकल रहा है। क्या सेंस निकल रहा है बच्चों, नेगेटिव सेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या निकल रहा है, नेगेटिव सेंस। और जब भी नेगेटिव सेंस में बात हो रही है तो वहां क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज एनी, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखना है, एनी वाला प्रश्न बार बार एग्जाम्स में पूछते हैं, ठीक है। जब भी नेगेटिव सेंस में बात हो रही है, नॉट का यूज ऑलरेडी हो गया तो वहां पे क्या यूज करेंगे, एनी यूज करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, टेक द बुक, खाली जगह, द टेबल, क्या है, टेक द बुक, टेक द बुक, खाली जगह, द टेबल। ये कौन किसका प्रश्न है, ये है प्रीपोजिशन। ये किसका है, टॉपिक का प्रीपोजिशन, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑप्शन बी है इन, ऑप्शन सी है इनटू, ऑप्शन डी है आउट ऑफ, ठीक है। तो जल्दी से बताइए अपना आंसर क्या होगा। देखो बच्चों, इसमें किस चीज की क्या बात हो रही है, उसका सेंस क्या निकल रहा है, उसका मतलब क्या निकल रहा है, सबसे पहले उसको समझना है, ठीक है। जब भी ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा उसका मतलब समझो, ठीक है। तो टेक द बुक, द टेबल, इसका मतलब है जो टेबल है वहां से इस बुक को हटा दीजिए। इसका मतलब क्या निकल रहा है, टेक मतलब वहां से बुक को हटा दीजिए। और जब भी हटाने की बात हो रही है, जब भी एक वस्तु एक जगह से अलग हो रही है ना, जब भी किसी वस्तु को एक जगह से अलग कर रहे हैं तो ऐसे केस में हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का यूज होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो टेक द बुक ऑफ द टेबल, है ना। जब भी अलग होने की बात होती तो कौन सा यूज होगा, ऑफ का यूज होगा, ठीक है। इन का यूज नहीं होगा, इन का यूज नहीं होगा, ये मे के अर्थ में होता है, ठीक है। इनटू ये भी नहीं होगा, आउट ऑफ भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑफ है। अगला प्रश्न, he said that he said that he didn't be in the office till 10 the next morning, ठीक है। he said that he need not be in the office till 10 the next morning। इसमें क्या करना है, सबसे पहले देखो कौन से टॉपिक का प्रश्न है, ये चेक करो, ठीक है। तो क्या बोल रहा है इसमें, देखो इस प्रश्न को जल्दी से आंसर दो। देखो ये है चेंज इनटू इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इस चीज को ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये क्या है, ये है इनडायरेक्ट का, ये किसका है, इनडायरेक्ट का है, ये इनडायरेक्ट का सेंटेंस है। चेंज किस में करना है, डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। तो जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट वाले जो नियम है उसको वापस क्या करना है, रिवर्स करना है, ठीक है। तो दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, अपना आंसर आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या ध्यान रखना है, देखो पहला है ही सेड, पहला ऑप्शन है ही सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा आई नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 टुमारो मॉर्निंग, ठीक है, टिल 10 टुमारो मॉर्निंग। आगे है ही टोल्ड मी, सेड का टोल्ड नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा। क्यों, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना होता तो सेड को टोल्ड कर सकते थे, ठीक है। फिर ही सेड, ठीक है, यू आ गया, ये भी गलत हो गया, यू आ गया, ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। फिर मतलब देखो उसने कहा, क्या कहा कि वह, है ना, तो वह किसके बारे में बात हो रही है, वापस इसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, जो आरवी का रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बात हो रही है। तो दोस्तों मैंने पिछली क्लास में बताया था, जब भी सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है तो क्या आता है, आई आता है। जब भी सब्जेक्ट के बारे में बात होती है तो क्या आता है, आई आता है, ठीक है। तो आई कहां पे आया है, पहले में और दूसरे में, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है, करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। ही सेड आई नीडंट बी
आई नीडंट बी इन द ऑफिस टिल टुमारो मॉर्निंग, इसमें क्या है, ही टोल्ड मी, ये गलत हो गया थोड़ा। आई नीडंट बी इन द ऑफिस टिल 10 इन द मॉर्निंग, तो ये टोल्ड नहीं होगा, ठीक है। आई एडवाइस, ही एडवाइस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या, ही सेड। अब देखो, ही का ही, सेड का सेड, अगर सेड टू होता तो टोल्ड होता, वो भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में टोल्ड नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये गलत हो गया। फिर ही का आई हो गया, कि वापस अपन उल्टा चल रहा है, अगर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चलते तो क्या होता, आई का ही हो जाता, ठीक है। नीड नॉट का नीड नॉट, बी का बी, इन द ऑफिस का इन द ऑफिस, टिल 10 का टिल 10, टुमारो ये क्या है, द नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना। तो नेक्स्ट मॉर्निंग को क्या बोल सकते हैं, टुमारो मॉर्निंग भी बोल सकते हैं, है ना। इसका अगर टुमारो को क्या बोलते हैं, द नेक्स्ट डे, क्या होगा, द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, ठीक है। जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते तो टुमारो को क्या लिखते हैं, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट चॉइस इन द चेंज ऑफ नरेशन, क्या है बच्चों, नरेशन, नरेशन को चेंज करना है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, ये चीज अपन को नहीं बताइए कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में चेंज करना है, ये चीज अपन को पता होनी चाहिए बच्चों। ये चीज अपन को बार बार मैं बोल रहा हूँ, पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, कई बार तो एग्जामिनर है वो दे देता है क्वेश्चन में, ठीक है, कि एक्टिव से पैसिव में चेंज करो, पैसिव से एक्टिव में, लेकिन कई बार ये चीज अपन को ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये क्या है, ये प्रश्न है, वार्नर सेड, वार्नर सेड क्या बोला उसने, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमा, ये जब भी आ गया इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो, डायरेक्ट, ये क्या है, ये एक डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है। तो डायरेक्ट को किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलो, आई विल बी वेटिंग हियर, आई विल बी वेटिंग हियर, आई किसके लिए, आई किसके लिए आया, वार्नर के लिए आया, आई किसके लिए आया, सब्जेक्ट के लिए आया, ठीक है। तो ऑप्शन है, वार्नर सेड दैट ही वुड वेटिंग हियर, ही वुड वेटिंग हियर। आगे वार्नर सेड, देखो वुड आ गया, लेकिन ये बी कहाँ गया, इसमें क्या हुआ, वुड तो आ गया, विल का वुड हो गया, लेकिन बी को हटा दिया, तो अपन को कोई भी वर्ड नहीं हटाना है, ठीक है। फिर वांटेड टू वेट देयर, ये भी नहीं आएगा। फिर वार्नर सेड दैट ही वुड, यहाँ पे क्या आ गया, नॉट आ गया, है ना। अपन को यहाँ पे नॉट नहीं है अपने पास, तो नहीं लिखना है, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो गया, डायरेक्ट मिल गया, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा कैसे टेंस चेंज होगा कैसे नहीं होगा वो चीज नहीं देखनी है, बिल्कुल बेसिक जो स्टेप है उनको फॉलो करना है। वार्नर सेड, फिर इन्वर्टेड कोमा हटाया, इसकी जगह क्या लगाया, दैट लगाया, ठीक है। आई किसके लिए आया, वार्नर के लिए, ठीक है। तो वार्नर क्या है, एक आदमी है, वार्नर क्या है, एक आदमी है, तो इसके लिए क्या यूज हुआ, प्रोनाउन ही। फिर विल का वुड हो गया, फिर बी का बी आ गया, वेटिंग का वेटिंग हो गया, हियर का क्या हो गया, देयर, हियर का क्या हो गया, देयर। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है, अ जज, अगला प्रश्न है, अ जज शुड डील, जज शुड डील, खाली जगह, इक्वल जस्टिस टू ऑल, इक्वल जस्टिस टू ऑल, मतलब एक जज या एक न्यायाधीश को हर व्यक्ति के लिए इक्वल जस्टिस की भावना होनी चाहिए उसके दिमाग में, ठीक है। तो एक कोई न्यायाधीश है, उसका क्या दायित्व है, वो उसका जो हर जो मतलब अपराधी है उसके लिए क्या होना चाहिए, इक्वल जस्टिस की भावना होनी चाहिए, ठीक है, समान न्याय की भावना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जज शुड डील, ठीक है, आउट नहीं होगा, आउट नहीं होगा, यहाँ पे इन नहीं होगा, यहाँ पे डील विथ होगा, क्या होगा, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने बताए थे पिछली क्लास में, तो डील क्या होगा, डील विथ इक्वल जस्टिस टू ऑल। नेक्स्ट, एवरीवन नोज सुभाष बोस, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एवरीवन नोज सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है देखते हैं, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव, चूज द करेक्ट इंट्रोगेटिव फॉर्म ऑफ द अबो सेंटेंस। यहाँ पे क्या है,
ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है ये? ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। यहाँ पे क्या करना है? असर्टिव सेंटेंस है। ये क्या है? एक असर्टिव सेंटेंस है। इसको किस में चेंज करना है? इसको चेंज करना है इंट्रोगेटिव में, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस है, देखते ही अपन को पता चल गया। चलो करते हैं। एवरीवन नोज सुभाष बोस। मैंने एक चीज का आपको बार बार बताया था, पिछली जो भी मेरी क्लास थी उसमें मैंने बार बार बताया था, जब भी ट्रांसफॉर्मेशन का सेंटेंस आता है, ठीक है, तो दो चीजों का ध्यान रखना है। नो चेंज इन टेंस, नो चेंज इन टेंस। अगला, नो चेंज इन सेंस। इन दोनों चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी ट्रांसफॉर्मेशन के सेंटेंस आता है तो नो चेंज इन टेंस, अगला है नो चेंज इन सेंस, मतलब टेंस को भी चेंज नहीं करना है और उसके भाव को भी चेंज नहीं करना, ठीक है। तो एवरीवन नोज सुभाष बोस, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे? हु नोज, मतलब सेंस का चेंज नहीं होना है, सेंस जो भाव है उसको चेंज नहीं करना है, उसका पक्का ध्यान रखना, ठीक है। तो पहला है हु नोज सुभाष बोस। सुभाष बोस को कौन जानता है? गलत हो गया, मतलब हर कोई जानता है, कौन नहीं जानता। इसको अलग भाषा में क्या बोलते हैं? हर कोई जानता है, ठीक है। या सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, इसका हिंदी में क्या होगा? कौन नहीं जानता है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या हो गया? हु नोज सुभाष बोस, उसको कौन जानता है, गलत हो गया। सुभाष बोस इज नोन टू एवरीवन, ये भी गलत हो गया। क्यों? ये इनकरेक्ट इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आगे, हु डज नॉट नो सुभाष बोस, ठीक है, नन ऑफ द अबो। तो एक ही ऑप्शन बचा, क्यों होगा बताता हूं मैं। हु डज नॉट नो, ठीक है, नोज आया, तो नोज जब भी आता है इसका इंट्रोगेटिव बनाना, तो उसकी जगह क्या लग जाएगा? डू या डज लग जाएगा, ये आ गया। फिर हु हो गया, फिर नो, हु डज नॉट नो। देखो इसका मतलब क्या हुआ? एवरीवन नोज सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस को प्रत्येक व्यक्ति जानता है। उसको दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे? सुभाष चंद्र बोस को कौन नहीं जानता है, ठीक है। तो करेक्ट क्या हो जाएगा? हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो गया? हु डज नॉट नो सुभाष चंद्र बोस। देखो इसमें क्या होता है, जब एसर्टिव टू इंट्रोगेटिव या असर्टिव टू नेगेटिव चेंज करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे असर्टिव सेंटेंस आया, ठीक है, उसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो क्या दो चीजों का ध्यान रखना है। क्या? अगर आप उसमें नॉट लगा दोगे तो भाव चेंज हो गया। पहले में असर्टिव में क्या था? वह ये काम कर रहा है, अगर नॉट लगा दिया तो वह ये काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे बच्चों ध्यान रखना है, सेंस चेंज हो रहा है, एक में करने का बोल रहा है, दूसरे में नहीं करने का बोल रहा है। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है? जो मेन वर्ड है, ठीक है, जो वर्ब है या जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका जो एंटोनिम्स है, जो विलोम शब्द है, उसका यूज करना है। क्या यूज करना है? उसका विलोम यूज करना है और साथ में नॉट का यूज करना है, ठीक है, ताकि क्या हो जाएगा? वर्ड का विलोम हो जाएगा लेकिन नॉट लग जाएगा, बात बराबरी की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? बात बराबरी की हो जाएगी, ठीक है। तो असर्टिव टू नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे अपन? उसका नेगेटिव चेंज लगा देंगे, ठीक है, और साथ में नॉट का यूज कर देंगे, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला प्रश्न, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फिल इन द ब्लैंक करना है, ठीक है। अपना प्रश्न है नीदर ऑफ द टू बुक्स, नीदर ऑफ द टू बुक्स, खाली जगह, फाउंड यूजफुल, ठीक है। नीदर ऑफ द टू बुक्स, जो अपने पास दोनों बुक्स है, दोनों पुस्तकें है, उनमें से कोई भी अपने काम की नहीं है, ठीक है। तो जब भी नीदर नॉर या इधर और का प्रयोग होता है, ठीक है, तो वहां पे हमेशा क्या यूज करेंगे? क्या यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे। इसका यूज करेंगे? सिंगुलर का यूज करेंगे, ठीक है। सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? एक प्लूरल है, तो ये गलत हो गया। फिर डिड नहीं आएगा, डिड नहीं आएगा। डिड क्यों नहीं आएगा? डिड अगर नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता तो आता, ठीक है, ये भी नहीं आएगा। फिर क्या है? हैज। हैज के साथ में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। हैज के साथ में क्या होती है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा अपना करेक्ट आंसर? वाज। अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? वाज। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कार्यालय की टिप्पणी में मैं पूर्णतः सहमत हूं।
जो कार्यालय की जो टिप्पणी थी, कार्यालय में जो टिप्पणी थी, ठीक है, उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं। इसको क्या करना है, इस वाक्य को अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, क्या हो गया, इसमें क्या पूछा है, वापस ट्रांसलेशन पूछा है, क्या पूछा है, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो जब भी ट्रांसलेशन करना है तो वर्ड टू वर्ड अपन को इंग्लिश में लिखना है और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, और टेंस का ध्यान रखना है। चलो देखते हैं। तो कौन पूर्णतः सहमत है, सब्जेक्ट कौन है, मैं, ठीक है, सब्जेक्ट कौन है, मैं है, ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, से। सब्जेक्ट क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लेना अपन को, तो सब्जेक्ट है मैं को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, आई डू नॉट डिसएग्री, आई डू नॉट डिसएग्री, अपन को ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करना है, अपन को ट्रांसलेशन करना है, ठीक है, तो असर्टिव को असर्टिव रखना है। ये क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। फिर आई एम इन डिसेंट टू द ऑफिस नोटिंग, नो, इनकरेक्ट, ऑफिस नोटिंग नहीं होता है बच्चों, क्या होता है, ऑफिस नोट होता है, क्या होता है, ऑफिस नोट, ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। चलो आगे देखते हैं, आई फुली एग्री, आई फुली एग्री विद द ऑफिस नोट, ये करेक्ट हो सकता है, ठीक है। आई एग्री टू द ऑफिशियल नोट, आई एग्री टू द ऑफिशियल नोट, ये नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा, पूर्णतः, पूर्णतः का मतलब होता है फुली, ठीक है, पूर्णतः का मतलब क्या बोलते हैं, फुली बोलते हैं, ठीक है, सहमत को बोलते हैं एग्री, कार्यालय टिप्पणी को क्या बोल देंगे, ऑफिस नोट। तो अपना करेक्ट आंसर क्या हो गया, सी, आई फुली एग्री विद द ऑफिस नोट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, है ना, लास्ट प्रश्न आज का जो सेशन है ना, उसका लास्ट प्रश्न, इस टाइप के प्रश्न भी पूछेंगे आपसे, ठीक है, इनको ऑफिशियल टर्मिनोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। तो मिनट्स का मतलब क्या होता है, इसमें एक वर्ड दिया है मिनट्स, ठीक है, इसका हिंदी ट्रांसलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। तो बच्चों जो भी ये कार्यालय संबंधी जो भी ये वर्ड होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक प्रश्न पक्का आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको जो भी ऑफिशियल लेटर होते हैं, नोटिस होता है, ठीक है, सर्कुलर होगा, नोटिफिकेशन हो सकता है, उसके अलावा और क्या होगा, मेमोरेंडम हो सकता है, इन चीजों को आपको एक बार ब्रीफली नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज कहाँ लिखेंगे, उसमें कैसी लैंग्वेज का यूज करेंगे, ये सभी चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये क्या है, मिनट्स, मिनट्स क्या होता है, मिनट्स क्या होता है दोस्तों, निविदा नहीं होती है, ठीक है, निविदा नहीं होगा, ज्ञापन नहीं होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं कार्यव्रत, क्या बोलते हैं, कार्यव्रत, ठीक है, टिप्पणी नहीं होगा। निविदा को टेंडर बोलते हैं, कार्यालय ज्ञापन को नोटिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, कार्यव्रत बोलेंगे। बच्चों उम्मीद करता हूं आज का जो सेशन है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आप अपनी तैयारी को आराम से बिल्कुल ध्यान लगा के, बिल्कुल ये अपना जो अंतिम समय है बिल्कुल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपना जो अंतिम समय है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप पिछले एक साल से तैयारी कर रहे हो लेकिन इन जो अंतिम दिन है उसमें अगर आप ढीले पड़ गए, ठीक है, अगर आप इन अंतिम दिनों में ढीले पड़ गए तो आप बिल्कुल असफल भी हो सकते हो। तो अपनी सफलता के लिए क्या करना है, निरंतर प्रयास करना है। और टाबरो मारवाड़ी में बोलूं, मैं मारवाड़ी में बोलूं, बिल्कुल एग्जाम रो चिंता नहीं करनी, चिंता नहीं करनी, आराम हो, खाणो खाणो है पूरो, और बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी। अगर आप टेंशन लेवला तो आप वास्ते नेगेटिव रहेला, बिल्कुल अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। अगर पॉजिटिव सोच रखोला तो पॉजिटिव सोच रखोला तो हर मुश्किल आसान रह जाला। मैं एक चीज बोलनी चाहूँ, अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव सोच रखोला तो आपके वास्ते हर मुश्किल आसान रह जावेला, ठीक है। और अगर आप नेगेटिव सोच रखोला तो छोटी सी मुश्किल भी बहुत बड़ी मुश्किल लागेला। तो दोस्तों इन्हीं मारा शब्द हाथे में आज की क्लास ने विराम दूं। धन्यवाद दोस्तों, आशा करूं आपरी जो एग्जाम है आज